जय हिंद दोस्तों। आज हम सब जो है पावर शेयरिंग जो क्लास 10 का सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानने वाले हैं कि जो है पावर शेयरिंग क्या होता है। जिस तरह से जो देखे होंगे कि सरकार जो है वो अपनी शक्ति का क्या जो बंटवारा कर देती है। जिस तरह से आप देखते हैं रक्षा मंत्रालय है, जो है गृह मंत्रालय है, उसके बाद खेल मंत्री है, उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री है, ऐसे बहुत सारे जो है शक्तियों को बांट दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आदमी जो है सरकार नहीं चला सकता। इस तरह से जिस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी जो है एक प्रोजेक्ट के लिए जो है कई तरह के जो है जैसे कि इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कई तरह के जो है ना अलग अलग अधिकारी को काम बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से जो है देश चलाने के लिए जो है ना शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं। तो इसमें हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। एक दो देशों का हम तुलना करेंगे और दो देश के बारे में समझा करके आपको बताएंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, यानी सत्ता में जो है अलग अलग किस तरह से बांटा जाता है, यानी शक्तियों को किस तरह से हम बांटेंगे, इसमें आज जानने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ सबसे पहले पावर शेयरिंग का, और इसमें हम सबसे पहले उदाहरण के तौर पर जो है हम एग्जाम्पल में लिए हुए हैं दो देश। एक ले लिए हैं बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। ये दोनों देश का हम बात करेंगे और दोनों देश में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ और किस तरह से जो है दोनों के अलग अलग देशों में जो आंतरिक रूप से जो है झगड़े जो है शुरू हो गए और उसके बाद उसका निपटारा किस तरह से किया गया। तो ये क्लास 10 का सिविक्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर है जो कि हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, तो बेल्जियम का। ये बेल्जियम का नक्शा है और बेल्जियम में जो है जैसे देख पा रहे हैं कि एक ये जो है फ्लेमिश वाला एरिया है और नीचे जो है बेलोन एरिया है। इसको बेलोन एरिया कहते हैं। ये जो है वो बेलोन एरिया है और ऊपर वाला जो है ये फ्लेमिश एरिया है। फ्लेमिश एरिया में डच भाषा बोला जाता था, जबकि नीचे बेलोन एरिया में फ्रेंच भाषा बोला जाता था। तो ये कितना बोला जाता था, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बेल्जियम जो है वो डच यहाँ पे 59% बोला जाता था, जबकि फ्रेंच 40% के आसपास बोला जाता था। अब बात करें कि ये कितना बड़ा देश है, तो भारत के हरियाणा, एक जैसे कि हम जानते हैं कि हरियाणा जो स्टेट है उससे इसका तुलना किया गया है, यानी कि इतना छोटा देश है कि हरियाणा जो है उससे बड़ा है। हमारा जो स्टेट है बेल्जियम से बड़ा है हमारा हरियाणा स्टेट है। तो इसमें 1 करोड़ के आसपास ही जनसंख्या थी उस समय, और उसका तुलना भारत के हरियाणा से भी नहीं कर सकते, इतना छोटा देश था। तो यहाँ पे ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये फ्लेमिश एरिया कहलाता था और यहाँ के लोग जो है डच भाषा बोलते थे। और नीचे जो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये एरिया जो था, ये एरिया जो कि वेलोन का एरिया था, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। और ये जो है जिसका सीमा था जर्मनी से, और सीमा जर्मनी से लगता था, यहाँ पे जर्मन भाषा लोग जो है जर्मन भाषा बोलते थे। तो यहाँ पे बात आ जाता है कि जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे आप जा रहे हैं एथनिक, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से समाज में जाति को बांटा जाता है भाषा के आधार पर, और उसके अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग जो उनके जो है रहन सहन होते हैं, खान पान होता है, तो उसको एथनिक कहा जाता है। और एथनिक का मतलब होता है कि समाज में अलग अलग जो है संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग जो है रहन सहन के आधार पर यदि बांटा जाता है तो उसे एथनिक या जातीय बोलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बेल्जियम में जो है इस तरह का बात था कि वहाँ पे डच जो है 59% लोग बोलते थे, जबकि फ्रेंच 40%, यानी 40% लोग जो है वहाँ पे फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब बात कर लेते हैं उसके राजधानी का। तो राजधानी में जो है ना उसका विपरीत उल्टा था। राजधानी में जो है यानी जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पे 80% लोग जो है, लगभग 80% लोग जो हैं यहाँ पर फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग ही मात्र जो है यहाँ पे डच बोलते थे, डच भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब बात यहाँ पे आ जाता है कि पूरे देश में कन्फ्लिक्टिंग यानी झगड़ा तो होगा ही, क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश का जो है ढांचा अलग था कि डच भाषा बोलते थे 59%, जबकि राजधानी में 80% फ्रेंच बोलते थे। तो इस तरह से पूरा देश में एक माहौल जो है खराब हो गया कि जो है यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व देने लगा डच भाषा का, यानी डच भाषा का प्रभुत्व ज़्यादा हो गया।
है ना। लेकिन राजधानी में यहाँ पे झगड़ा निपटारा नहीं हो सकता था, क्योंकि राजधानी में यहाँ पे देख पा रहे हैं 80% लोग जो है ना फ्रेंच बोलते थे। अब पूरा देश में जो है कानून जो है बनने लगा, किस आधार पर, तो 59% डच के आधार पर। सबसे जो है बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी में कौन था, तो डच था पूरे देश का यदि बात करें तो। इस तरह से वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग का यानी कि जो है एक जो है विवाद का मामला जो है खड़ा हो गया। अब बात करते हैं हम किसका, तो श्रीलंका का। तो श्रीलंका का सिस्टम आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका जो ये नक्शा जो है श्रीलंका का है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस साइड जो है सिंगली जो है, ये सिंगली जो है प्रांत कहलाते थे और सिंगलीज भाषा बोलते थे। और उसके बाद जो है ये जो आप देख पा रहे हैं सीमावर्ती जो क्षेत्र है जिसका समुद्र से सीमा लगता है, तो इसका जो है श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल भाषा थे, यानी तमिल भाषा ये बोलते थे, कौन भाषा, तो तमिल भाषा बोलते थे। यानी तमिल में दो बटा हुआ था, एक था इंडियन तमिल और एक था श्रीलंका तमिल। यानी श्रीलंका के जो लोग थे, श्रीलंका के जो लोग तमिल भाषा बोलते थे वो श्रीलंका के तमिल भाषी लोग थे। जबकि कुछ इंडियन जो लोग थे जिनके पूर्वज जो है वहाँ पे जाकर के कंपनी में काम करते थे, तो उसके बच्चे जो वहाँ बस गए जाकर के, तो वो इंडियन तमिल कहलाए। और वो जो है इंडियन तमिल कहलाए क्योंकि तमिल भाषी थे, तमिल भाषा बोलते थे। तो तमिल भाषा बोलते थे तो आप समझ आ रहा होगा कि जो है ये भाषा जो है तमिल भाषा भारत के दक्षिण जो है जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे जो है राज्यों में बोला जाता है। तो वहाँ के लोग जो है जाकर के जो बस गए थे, उनके बच्चे जो है वहाँ बस गए, तो वहाँ पे तमिल भाषा कहलाई, इंडियन तमिल। तो अब बात आता है कि 1948 में जब ये श्रीलंका आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से, तो वहाँ पे जो है 1956 में एक कानून बन गया, जो कि क्यों बना उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है सिंगली भाषा के जो लोग थे वो 74% 74%, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे 74% सिंगली भाषा बोलते थे, और तमिल भाषी जो है वो 18% थे, और 13% जिसमें श्रीलंका तमिल के थे, और 6% जो है वो इंडियन लोग, वहाँ पर इतना परसेंट लोग इंडियन जो भारतीय थे और वो तमिल भाषा बोलते थे। अब बात आ जाता है यहाँ पे कि जब 1948 में स्वतंत्र रूप से जब ये आज़ाद हुआ श्रीलंका, तो उसके बाद यहाँ पर जो बहुमत जो है वो सबसे ज़्यादा तो सिंगली जाति का था, सिंगली भाषी के लोग थे। तो उसने क्या किया, तो अपनी बहुत बहुमत के कारण जो है अपनी प्रभुत्व जो है पूरे देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने लगी, जिसके कारण जो है क्या किया, तो 1956 में क्या किया गया, तो इसने क्या किया, तो वहाँ के भाषा जो है यानी श्रीलंका का राष्ट्र भाषा जो है वो सिंगलीज को घोषित कर दिया। यानी कि सिंगली भाषा को जो उसने क्या किया, तो घोषित कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे बात आ जाता है कि तमिल के जो लोग थे, श्रीलंका तमिल और इंडिया तमिल के जो लोग थे, वो जो है दोनों मिलकर के जो है दोनों भाषी के लोग लड़ने लगे कि जो है इसमें हुआ क्या था कि ये कानून तो बन ही गए, साथ साथ जो है सरकारी सुविधा में, नौकरी में, साथ साथ सरकारी जितनी भी सुविधा थी, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा से साथ साथ जो है वहाँ के गरीब लोग, मतलब कि ज़्यादातर जो है वहाँ पे तमिल लोगों को नहीं देखा जाता था, सिंगली लोगों को ज़्यादा जो है वहाँ पे फायदा पहुँचाने लगा। तो जिसके चलते जो दोनों के बीच में कई बार जो है मामला जो है छिड़ा, जिसके चलते कहा जाता है कि ये कई बार श्रीलंका में गृह युद्ध की जो है संभावना बढ़ गई, और हुआ कितना बार जो है गृह युद्ध हो गया। जो कि गृह युद्ध क्या होता है, जब दो समुदाय यानी दो अलग अलग धर्म या दो अलग अलग भाषी के लोग आपस में ही एक ही देश में लड़ते हैं, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। तो अब यहाँ पे बात जाता है कि फिर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस दोनों देशों का जो आपस में अलग अलग जो है अपने देशों में जो ये झगड़ा था, यानी इसका निपटारा उसने कैसे किया। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसका निपटारा कैसे किए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम का फिर से। तो बेल्जियम में कहा जाता है कि 1950 से 1960 यानी 1950 से 1960 के बीच में ये जो है यानी डच और फ्रेंच के बीच में विवाद और बढ़ता गया। 1970 से लेकर के 1993 तक ये संविधान में 4 बार संशोधित किया गया, 4 बार बदलाव किया गया, लेकिन दोनों समुदाय में किसी को ये बात समझौता नहीं था कि जो है हम कोई भी बात मानने के लिए तैयार हैं।
तो आखिर इसका निपटारा कैसे हुआ, तो वहाँ पर जो है इसका निपटारा किया गया और बात वहाँ पे पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता में जो है ना साझेदारी किया गया दोनों भाषी के लोग, यानी दोनों भाषी के लोगों को वहाँ पे बराबर का जो है ना चांस दिया गया हर चीज में। और 3 प्रकार का वहाँ पर क्या किया गया, 3 प्रकार का सरकार बना। और वो सरकार बना, एक पहला केंद्र सरकार बना, केंद्र सरकार, दूसरा बना राज्य सरकार और तीसरा बना जो है वहां पे एक संयुक्त सरकार। संयुक्त सरकार का मतलब क्या होता है, संयुक्त सरकार यानी कि वहां पे 3 प्रकार का सरकार बना, एक बना केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा संयुक्त सरकार। तो अब बात यहाँ पर आता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों में, केंद्र सरकार में भी दोनों भाषी के लोग को बराबर प्रतिनिधि करने का जो है अवसर दिया गया, राज्य सरकार में भी दोनों प्रतिनिधि को जो है बराबर जो है अधिकार दिया गया। और संयुक्त क्या था, तो ये जो है दोनों भाषाओं को लेकर के एक सरकार बनाया गया जो कि दोनों भाषा के लोग यानी कि डच और फ्रेंच दोनों भाषा के लोग बराबर बराबर प्रतिनिधि थे और कोई भी भाषा पर जो है बराबर सहमति के बाद ही फैसला जो है लिया जा सकता था। उसके बाद जो है श्रीलंका में भी उसी तरह से सरकार को क्या किया गया, दोनों भाषी को बराबर बराबर जो है अधिकार मिला और उसके बाद जो है ये दोनों का निपटारा किया गया। अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि सिंपल सी बात है कि 2 भाई में जो है आपस में यदि लड़ाई होता है यदि जमीन को लेकर के, इसका मतलब है क्या, दोनों आदमी चाहता है कि हमें बराबर बराबर का साझेदारी मिले, बराबर बराबर का जो हमें जो है एक मतलब हिस्सा मिले, क्योंकि वो चाहता है कि हमें सत्ता में जो है बराबर मिले, क्योंकि वो चाहता है जैसे कि देश में जो है यदि 2 भाषी के लोग हैं, हर 2 भाषी के लोग हैं तो दोनों भाषी चाहेगा कि दोनों मिल करके जो है इस देश को चलाएं। और ऐसा शुरू में तो नहीं लगता है कि ऐसा शुरू में नहीं लगता है कि दोनों को जो बराबर दिया जाएगा तो उससे कोई नुकसान होगा, नहीं देने पर कोई नुकसान होगा, लेकिन नहीं, आगे जा करके दोनों के बीच में ये विवाद खड़ा हो जाता है और दोनों का मांग फिर बाद में ये होता है कि दोनों को हम बराबर बराबर का अधिकार देना पड़ता है, प्रतिनिधि को भी लेकर के, सरकार में भी और केंद्र में, राज्य में, सभी में। अब बात करते हैं कि सरकार जो है यानी कि सत्ता में साझेदारी किस स्तर पर होता है, तो सत्ता में साझेदारी होता है 4 स्तर पर। 4 तरह से हम जो है सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं यानी कि पावर को बांट सकते हैं। पहला बात आता है कि इसके 3 स्तर को करके, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा जो है लोकल सरकार, यानी कि लोकल सरकार का मतलब होता है स्थानीय सरकार में, जैसे कि पंचायत हो गया और शहर में नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया। तो इस तरह से हम जो है सत्ता में उसको साझेदारी करके ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सरकार के 3 स्तरों पर बांट करके पावर को यानी बांट सकते हैं। दूसरा बात आता है कि सरकार के अंगों पर, अब सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों को जो है ना शक्ति बांट दिया जाता है और तीनों में जो है ना सत्ता में साझेदारी करके तीनों को अलग अलग काम सुपुर्द कर दिया जाता है और तीनों के काम अलग अलग होते हैं और इस तरह से जो है सरकार के अंगों के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि राजनीतिक पार्टी, यानी जैसे कोई यदि एक स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बना पाती है तो उसके लिए जो है ना अलायंस किया जाता है, यानी 2-3 पार्टी 4 पार्टी मिलके यदि सरकार चला रहे हो तो सबको जो है उसमें सत्ता में जो है सीट दिया जाता है, जैसे कि कुछ 2 मंत्री, किसी को 4 मंत्री, किसी को 1 मंत्री, ऐसे कि मतलब बांट दिया जाता है और अलग अलग पावर जो है शेयर किया जाता है। उसके बाद बात करें तो जिसमें यदि जातीय कोई भी एथनिक कोई भी समझौता इस तरह का है, यदि कोई देश में जातीय झंझट है समुदाय को लेकर के यदि होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तो अलग अलग जो है जातियों के, जितने भी जाति के जो प्रतिनिधि हैं उसमें बराबर बराबर का हिस्सा बांट दिया जाता है और बराबर बराबर जो है वहाँ पे सबको हिस्सा यानी सत्ता में जो है काम करने का मौका मिलता है। इस तरह से मैं आप आज समझा पाया कि पावर किस तरह से बांटा जाता है। तो इस तरह से ही वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।